वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एनाटमी के टॉपिक्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हर ह्यूमन बींग के अंदर 2 हेल्दी किडनीज मौजूद होती हैं और उन किडनीज में हर एक किडनी के अंदर तकरीबन जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का वो आपको पता है होगा कि नेफ्रॉन का बेसिक फ़ंक्शन क्या होता है, फ़िल्टर करना ब्लड को और एक्सक्रीट आउट कर देना वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और वो किस तरह एक्सक्रीट आउट होंगी, बाय प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाना। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना ज़रूरी है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है या मालूम होना चाहिए कि किडनी जो है उसके 2 रीजन होते हैं, आउटर रीजन और इनर रीजन। आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, या और इनर रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। रीनल से मुराद किडनी होता है। तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों रीजन्स में फैली होती है, यानी कि वो कॉर्टेक्स के अंदर भी उसका हाफ स्ट्रक्चर आप देखेंगे और मेड्यूला के अंदर भी। अगर आप डायग्राम पे गौर करें, जो कि रियली सॉरी मैंने बहुत ही रफ डायग्राम बनाई है, तो डायग्राम में आप गौर करें तो एक डैश डैश लाइन है या उसके ऊपर कॉर्टेक्स लिखा है, यानी कि जो हाफ स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है और हाफ स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन का वो मेड्यूला रीजन में मौजूद है। अब जो इनिशियल पॉइंट है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का वो कॉर्टेक्स रीजन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आप डायग्राम पे देखें, एक स्टार्ट में ऊपर लिखा हुआ है राइट साइड पे एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती हैं कि रीनल आर्टरी जो है, यानी कि वो आर्टरी जो किडनी की तरफ ब्लड लेके आ रही होती हैं, वो डिवाइड होती जाती हैं और सब डिवाइड हो जाती हैं इनटू टाइनी आर्टरीज, जिसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का क्या काम होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड लेके आती है टू द ग्लोमेरुलस, और वो ब्लड जो होता है वो ना सिर्फ ऑक्सीजनेटेड होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होती है। तो एक तरह से जो है वो होल ब्लड लेके आती है एफरेंट आर्ट्रियोल और कनेक्ट कर देती हैं, और वो जैसा कि कनेक्ट होती हैं टू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसके अंदर वो ब्लड को भेज देती हैं। तो एफरेंट आर्ट्रियोल क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल मैंने लिखा हुआ है कि दीज ब्लड वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट फिल्ड ब्लड टू द नेफ्रॉन. It also contain a multitude of products just like urea and creatinine that must be excreted by the kidney. अब एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो होता है वो स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, जो कि मौजूद होता है बोवमन कैप्सूल के अंदर। बोवमन कैप्सूल जो वो सी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे आगे हम देखेंगे, जिसने सराउंड किया होता है ग्लोमेरुलस को। यानी कि ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है वो है कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और वो रिसीव करती हैं ब्लड को एफरेंट आर्ट्रियोल से। तो अब ग्लोमेरुलस में बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट पे जो है वो फिल्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो हाई प्रेशर मौजूद होता है, जिसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं। वो हाई प्रेशर क्या करता है? वो फोर्स करता है स्मॉल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, आयंस, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, कि वो जो है वो ग्लोमेरुलस से पास हो जाएं और वो किस सेक्शन में चले जाएं? वो चले जाएं बोवमन कैप्सूल में। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसमें एल्बुमिन शामिल है, इसके अलावा रेड ब्लड सेल जो हैं वो भी इतने लार्ज होते हैं कि वो जो हैं वो बोवमन कैप्सूल में नहीं जा सकते, यानी कि वो उनका साइज़ बड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा जो है वो चले जाते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ। तो अब क्या होगा, 20% ब्लड जो है वो बोवमन कैप्सूल की तरफ जाएगा और 80% ब्लड जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ चला जाता है।
तो अब सबसे पहले देखें ग्लोमेरुलस में क्या लिखा है। इफिनेट आर्ट्रियोल के बाद स्ट्रक्चर में जो सेकंड पॉइंट आया ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस भी किधर मौजूद है, कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। तो a network of capillaries that receive blood from the efferent arteriole. Filtration begins here. A high pressure in the glomerulus forces relatively small and positively charged particle across this region into Bowman capsule, and larger molecules such as protein do not pass through. और वो किधर जाएंगे, वुमेन कैप्सूल में। अब वुमेन कैप्सूल क्या होता है, वुमेन कैप्सूल जो है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, और कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इसने सराउंड किया होता है किसको, ग्लोमेरुलस को। और एक और पॉइंट के ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल, इनको हम क्या बोलते हैं इकट्ठा, हम अगर ये दोनों टर्म्स को इकट्ठा ले लें तो इसको हम रीनल कार्पसल भी बोलते हैं। तो रीनल कार्पसल से और आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक किसकी बात हो रही है, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की। तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम जो होता है इस पॉइंट पे जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि 20% जो है वो तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड चला जाता है और वुमेन कैप्सूल में आगे पास आउट हो जाता है, जबकि 80% जो ब्लड है वो रिटर्न हो जाता है थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल। डायग्राम में आप देख सकते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो बाहर आ रही हैं, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आगे से फर्दर डिवाइड हो जाती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, या जिसे हम बोलते हैं वेजा रेक्टा। तो वेजा रेक्टा का क्या काम होता है, वेजा रेक्टा का काम ये होता है कि उसमें से जो है वो एक तरह से न्यू एब्जॉर्प्शन और सक्रीशन का, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को लेना, और जो किडनी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं उनको ऑक्सीजन देना, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन्यूल्स में भेज देना, और आगे से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती हैं। तो वेजा रेक्टा जो है वो ये काम करता है। तो वेजा रेक्टा देख लें, लिखा हुआ भी है कि ओनली 20% ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड इनटू द वुमेन कैप्सूल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड रेस्ट गोज इनटू इफरेंट आर्ट्रियोल, देन ट्रेवल टू द सेकंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नोन एज वेजा रेक्टा। तो इस पॉइंट पे आप ये भी देखें, एक और पॉइंट ये है कि नेफ्रॉन के अंदर जो है वो बेसिकली जो है हम देखते हैं कि दो सेट ऑफ कैपिलरीज हैं, एक तो था ग्लोमेरुलस और दूसरा था वेजा रेक्टा। तो ये एक तरह से पोर्टल सिस्टम की एग्जांपल है। हम ये भी कह सकते हैं कि किडनी कंटेन पोर्टल सिस्टम नेटवर्क ऑफ टू डिफरेंट कैपिलरीज। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो आता है किडनी का नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आप देख सकते हैं कि वुमेन कैप्सूल के बाद जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और ब्लड प्लाज्मा जो है वो ट्रेवल होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ़िल्टर ब्लड जो है वो ट्रेवल होगा और किधर मूव कर जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, जिसके अंदर जो है उधर भी रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन होती है। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल भी आप देख सकते हैं कि वो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन होती है, जैसा कि मिसाल के तौर पे अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे उस फिल्ट्रेट में से और बैक हो जाएंगे टू द ब्लड प्लाज्मा, जबकि दूसरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एच आयंस, क्रेटिनिन, वो जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा से सिक्रीट होंगी और वो आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के में जो है वो चली जाएंगी। और उसके बाद वो जो रिमेनिंग सिक्रेटेड है प्लाज्मा, वो क्या कहते हैं, वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल से आगे चला जाएगा यू शेप टिब्यूल, जिसे हम लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। लूप ऑफ हैनल डिस्कस करने से पहले देखें प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बारे में, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है और रीनल कार्पसल, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये फाउंड होगा इनसाइड द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल where reabsorption and secretion begin. This filtrate contain things like sodium, amino acid and water that are reabsorbed and back into blood. On the other hand, things like hydrogen ions and creatinine are secreted into the filtrate from the blood. और नेक्स्ट क्या है, लूप ऑफ हैनल। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है लूप ऑफ हैनल, और लूप ऑफ हैनल आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो यू शेप एरिया है वो तमाम एरिया जो है वो मेड्यूला में मौजूद है। मेड्यूला क्या था, इनर पोर्शन ऑफ किडनी। अब लूप ऑफ हैनल जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है किस में, दो लूप्स में।
डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस लूप ऑफ हैनल का जो बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को, और बेसिकली वो इंक्रीज़ करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड मेड्यूला। और लूप ऑफ हैनल जो है वो मैंने जैसे बताया कि वो मेड्यूला में मौजूद होता है। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल जो है वो परमिएबल टू वाटर होगा, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हैनल जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर होगा, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। अब लूप ऑफ हैनल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि लूप ऑफ हैनल से अब जो है वो सोल्यूट या फिल्ट्रेट जो आगे मूव होके किधर चला जाएगा, वो चला जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उससे पहले देखें कि लूप ऑफ हैनल में क्या लिखा हुआ है। लूप ऑफ हैनल में लिखा है कि फिल्ट्रेट ट्रेवल फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनटू यू शेप ट्यूब्यूल known as loop of Hanel, that is further subdivided into different sections like descending and ascending loop of Hanel, and basic function is to increase osmotic pressure inside medulla। और असेंडिंग में आप देखें कि दो चीज़ों को आगे डिफ्रेंशिएट किया गया है, थिन लूप ऑफ हैनल और थिक लूप ऑफ हैनल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा जब रिमेनिंग सोल्यूट कंसनट्रेट या रिमेनिंग फिल्ट्रेट। तो अब ये भी आप देखें कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह किधर मौजूद है, वो मौजूद है कॉर्टेक्स रीजन में। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन है जो कि रीअब्जॉर्ब कर लेगा कुछ सोडियम को और कैल्शियम को, और सेम टाइम पे आगे सिक्रीट कर देगा हाइड्रोजन आयंस और फिल्ट्रेट को। और इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक हार्मोन होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसकी मौजूदगी की वजह से जो है वो ये रीजन जो है वो परमिएबल टू वाटर हो जाएगा। इस वजह से जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड एरिया ट्यूब्यूल में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और फिल्ट्रेट जो बैक इनटू ब्लड प्लाज्मा, और बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन जो है फाइनल जो है वो मूव हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आप डायग्राम में देखें, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेड्यूला में मौजूद है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो परमिएबल टू सोडियम होता है, तो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे भी थोड़ी सी सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बैक टू ब्लड प्लाज्मा चली जाएगी। और नॉर्मली जो है ये इट इज़ नॉट वेरी परमिएबल टू वाटर, तो लेकिन इधर भी ADH हार्मोन जो है वो एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बिकम परमिएबल हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिमेनिंग कंसनट्रेटेड यूरिन है वो आगे से फर्दर चला जाएगा टू द यूरिथ्रा एक्सक्रीट होने के लिए। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि स्टार्ट हुआ था ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो ब्लड लेके आई, फिर ग्लोमेरुलस वो पॉइंट है जहाँ से फिल्ट्रेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता गया, यानी कि आपने ये देखा कि हर पॉइंट पे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन हुई, यानी कि इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते जाएंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे जो है मूव होती जाएगी एक्सक्रीट होने के लिए। तो ये तो था आज का लेक्चर के स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोबारा एक ब्रीफ सा रिव्यू लेते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ सिर्फ गौर करें तो देखें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले डिवाइड हुआ ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसको बूमैन कैप्सूल ने कवर किया हुआ है। बूमैन कैप्सूल क्या था, बूमैन कैप्सूल जो है वो C शेप स्ट्रक्चर है, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो ब्लड जो था वो होल ब्लड था, उसमें से जो है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो बूमैन कैप्सूल में पास आउट हो गए। उस फिल्ट्रेट को हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला, और वो आगे से पास आउट होके चले गए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन हुई। और बूमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को रीनल कार्पसल बोलते हैं, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है और रीनल कार्पसल ये का किधर मौजूद है, कॉर्टेक्स में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया वो लूप ऑफ हैनल था। लूप ऑफ हैनल जो है वो हमने देखा डिवाइड हुआ है डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, और लूप ऑफ हैनल किधर मौजूद था, मेड्यूला में। लूप ऑफ हैनल के बाद जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी
रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ और सेक्रीशन का प्रोसेस हुआ। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह कॉर्टेक्स में मौजूद है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर पॉइंट है वो नेफ्रॉन का, वो फाइनल क्या था, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी जिधर आपने देखा कि थोड़ी एब्जॉर्प्शन हुई और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो आगे मूव हो जाएगा टू द यूरिथ्रा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अच्छी तरह समझ आ गया होगा इस डायग्राम से भी। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, और मैं ट्राई करूँगी कि एनाटमी के तकरीबन टॉपिक्स वीकली एक टॉपिक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को इसी तरह अप्रिसिएशन देते रहिए। और थैंक यू सो मच।